अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्चर का। फ्रैक्चर की हमने जो है वो अलामात देखनी थी, उसकी वजूहात देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी। अब नेक्स्ट हमारे दो इसके रह गए थे, एक इसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी ट्रीटमेंट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है। तो उसके लिए सबसे जो कॉमन इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर की सही तस्दीक के लिए, तशख़ीस के लिए, वो हम एक्सरे करते हैं। और एक्सरे की मदद से हमें पता चलता है कि ये ज़ाहिरी तौर पे सिंपल फ्रैक्चर है या आपके पास ये पेचीदा या कंपाउंड फ्रैक्चर है। अब इसके लिए जो है वो एक स्पेसिफिक रेडियोलॉजिस्ट जो है, जो एक्सरे की स्टडी करते हैं, वही हमें सही बता सकते हैं कि जो आपके पास किस किस्म का ये फ्रैक्चर है। तो सबसे कॉमन जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सरे करवाना पड़ता है। अब आ जाता है इसकी जनरल ट्रीटमेंट। अब हमारे पास कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर या तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा होगा या उसकी हड्डी जो है वो अपनी जगह से टूट अलग होगी। तो उसको या तो हमने ब्लीडिंग को रोकना है, स्टॉप ब्लीडिंग, या जो हड्डी फ्रैक्चर हुई है उसको सहारा दे के अपनी जगह पर वापस लेके जाना, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंट लगाना या सहारा देना। अब हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम उसको IV लाइन, मतलब उसको हम कोई ड्रिप वगैरह लगाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी बहुत सारी जो है वो एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, उसकी नमकियात की कमी हो सकती है। फिर हम उसको दर्द से बचने के लिए कोई दवाई देंगे, एनाल्जेसिक, जो दर्द कुश अद्वियात हैं। उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, पैथेटिडीन, मॉर्फिन, टेमजेसिक, इनमें से कोई एक हम इंजेक्शन लगा देंगे, जो हम सभी हर हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। ड्रिप्स के पास हमारे पास जो है वो डेक्स्ट्रोसलाइन भी होती है, हेमी एसिटोल भी होती है और गैलेंडोफंडोल भी होती है, कोई एक ड्रिप लगा दी जाती है। स्टीरॉइड हम क्यों देते हैं? अगर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया कि कोई एक्सीडेंट वगैरह जिसकी वजह से उसको एक से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए हैं, तो उसकी वजह से उसके हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी दिल की धड़कन वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए हम कोई स्टीरॉइड इंजेक्शन देते हैं, जैसे सोलोकार्टोफ है, डेकाड्रोन और डेक्सामेथासोन, इनमें से कोई एक इंजेक्शन। जो ब्लड प्रेशर और नर्व्स को नॉर्मल करने के लिए हस्बे ज़रूरत हम लगाएंगे। एंटी टेटनस, अब टेटनस से बचाव के लिए टीका ज़रूर लगाया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है या सड़क पे चलते हुए आप फिसल गए, तो ये टेटनस का इंजेक्शन लाजमी लगाया जाता है। उसमें एनाटेटल, टेटावैक्स और एनाटॉक्सोल, ये इंजेक्शन इनमें से कोई एक यूज़ किया जाएगा और मसल में ये लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर। एंटीबायोटिक, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस पर कोई और हमारे पास इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। और जल्दी सेहतियाबी के लिए ज़ख्मों से इसमें एमॉक्सिसिलिन है, एम्पीक्लॉक्स और वैलोसेफ है। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट फ्रैक्चर का क्वेश्चन हो गया। इसका कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्चर जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। मतलब वो पूछ सकते हैं फ्रैक्चर क्या है, उसकी इकसाम बयान करें, या फ्रैक्चर पर नोट लिखें 20 नंबर का। जब फ्रैक्चर पे नोट 20 नंबर का आएगा तो आपने उसके अंदर जो है वो उसकी तारीफ़ भी लिखनी है, उसकी वजूहात, उसकी अलामात, उसके बाद उसकी इकसाम और उसकी तशख़ीस और इलाज, सारी चीज़ें जो हैं वो आपने उसमें मेंशन करनी है। और ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैक्चर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी इंसानी जिस्म में। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। इंसानी जिस्म में किसी वजह से पानी और नमकियात की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब डिहाइड्रेशन बहुत सारी वजूहत से हो सकती है। इसहाल, दस्त और क़या आने से भी हो सकती है, पेचिश से आने से भी हो सकती है, वॉमिटिंग से भी हो सकती है, और अगर कोई पेशाब वगैरह अद्वियात जिस तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अब डिहाइड्रेशन मुख्तलिफ किस्म की होती है, मामूली डिहाइड्रेशन, दरमियानी डिहाइड्रेशन और शदीद डिहाइड्रेशन। माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन 5% से कम होती है, मतलब पानी की कमी जो है वो हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, 5% से कम है। जिस समय पानी की कमी होगी है, मरीज़ का रवैया नॉर्मल है, आंखें नॉर्मल होंगी, जल्द नॉर्मल होगी, पेशाब आ रहा होगा, सिर्फ उसके होंठ खुश्क होंगे। मॉडरेट डिहाइड्रेशन क्या है? 5 to 9%, 5 से 9% डिहाइड्रेशन की कमी होती है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। पहले वाले में क्या था कि उसका रवैया नॉर्मल था, अब उसका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आंखों से उसकी पता लग रहा होगा कि इसकी जो है वो पानी की कमी हुई है, पेशाब करने की मिकदार में कमी होगी, होंठ खुश्क हो जाएंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन 9% से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये शदीद किस्म की है कि उसको
होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, बेहोशी सी हो रही है, उसका मरीज़ जो है वो बात नहीं कर सक रहा, उसे पेशाब नहीं आ रहा, तो ये वो कंडीशन है जिसमें हम देखेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा किस्म की सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो रही है। अब इसकी पेचीदगियाँ क्या, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो उसकी वजह से जो है वो मरीज़ हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। अब शॉक का आपने पूरा एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसमें आपने मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी। हाइपोवोलेमिक है कि पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उसमें कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो शॉक में चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दस्त आ रहे हैं तो उसकी वजह से सारे उसके नमकियात जिस्म से बाहर निकले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी नमकियात की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से उसे तशन्नुज के दौरे पड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन के नुकसानात। अब अगर मरीज़ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो कम रहा तो उसके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, उसे बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं और मरीज़ शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, और अगर ज़्यादा अरसे तक वो कोमा में रहेगा तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से हमने करनी है, सबसे कॉमन जो डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट है वो है ORS, ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन, या जिसे हम नमकोल कहते हैं। माइल्ड में क्या है कि हम पानी और माया चीज़ें उसे देंगे, जूस वगैरह, ताकि उसको जो है वो कमी पूरी हो जाए। मॉडरेट में हम ORS उसको 2 से 3 पैकेट दिन में देंगे। सीवियर में क्या है कि तब हमें कोई ना कोई उसको ड्रिप लगानी पड़ेगी, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन। अब रिंगर लैक्टेट जो है वो ज़्यादातर हम शुगर के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो नॉर्मल सेलाइन है वो दूसरी वैसे नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं सोडियम क्लोराइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए। बाकी ट्रीटमेंट में जो है वो जैसे पीछे आपने मेडिसिन पढ़ी हैं अभी फ्रैक्चर के अंदर, स्टीरॉयड वही वाले 3 हैं, एनालेप्टिक्स वही हैं। इसमें जो चेंज आई है वो है एंटी एमेटिक, कि अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम इंजेक्शन देंगे सीटामेटिल, मार्जिन और मैग्जोलोन। एंटी स्पाज्मेटिक, कि अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है या उसका मतलब स्टमक का मसला है, मैदे में दर्द हो रहा है, तो तब हम जो है उसको इंजेक्शन बस्कोपैन, सिस्टाल्जिन या हायोसिन में से एक देंगे। एंटीबायोटिक्स जिस तरह पिछले में आपने पढ़ी हैं वही हैं, एमोक्सिल, एमपिक्लॉक्स और इंजेक्शन वैलोसिल। तो यहाँ तक ये आपके आज 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और अब इस वीक में आपके तक 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। पहला आपने कैथेटराइजेशन का किया था, दूसरा फ्रैक्चर का और तीसरा डिहाइड्रेशन का, और ये तीनों आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।